तो अगर बात की जाए आपकी यूपीएससी की जर्नी को लेकर, तो आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी थी, अगर प्रीलिम्स जी से बात करें सब्जेक्ट वाइज? जी सर, प्रीलिम्स के लिए ऐसा था कि जैसे प्रीलिम्स में 6 सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसमें हम्म। कि आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपकी एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये 4 चीजें इंक्लूड हैं। इसके बाद में सेकंड आता है ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट। ये 6 सब्जेक्ट हैं। इन 6 सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए यह है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें। आप चीजों को रटने की बजाय चीजों को कंप्रहेंड करने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। एक चीज हो गई ये सर। दूसरा होता है कि न्यूज़पेपर आप रेगुलर फॉलो करते रहें। ठीक। आप मैगजीन वैगजीन पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर एकदम मस्ट है। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, आप जिस भी माध्यम से हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। और अगर आपकी मतलब जैसे आपको अगर इंग्लिश में डिफिकल्टी है, तब आप जो कोचिंग संस्थानों की मैगजीन होती हैं हम्म। या जो यूट्यूब पर एनालिसिस होता है उसका सहारा ले सकते ओके, हैं। यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। आपने न्यूज़पेपर बोला, बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी न्यूज़पेपर का नोट्स बनाएं या फिर मैगजीन को डायरेक्टली पकड़ें, जी न्यूज़पेपर केवल रीडिंग करें उसकी। जी। हाँ सर, मेरा मानना है जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ थीम्स होती हैं जो रिवाइज होती है, मतलब रिपीट होती रहती हैं। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये वॉर जैसे 2 साल से, पिछले 2 साल से चल रहा है। राइट। तो ये एक अपने आप में थीम है। आप इसकी जो मतलब उनके जो रसिया यूक्रेन है उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड के आप नोट्स उससे बना लिए। फिर जैसे जैसे चीजें डेली न्यूज आ रही हैं तो आप एड ऑन करते रहिए। अगर आप मतलब नोट्स नहीं बना रहे हैं, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई कुछ, तो अब उस पॉलिसी के आपके स्टैटिक नोट्स आपके पास होंगे, राइट। लेकिन करंट से अपडेट करने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि नोट्स बना लेने चाहिए, अच्छा रहता है। फिर मैगजीन का क्या रोल रहता है फिर सर उसमें, मतलब मैगजीन मैंने कोई मैगजीन फॉलो नहीं की केवल थी। न्यूज़पेपर आपने फॉलो केवल किया? न्यूज़पेपर। ओके। अब बात करें आप सीसेट को लेकर, तो सीसेट आपने देखा होगा काफी क्रिटिकल हो रहा है, जी तो सीसेट के लिए आपको क्या अप्रोच थी आपकी? हाँ सर, सी सेट के लिए ऐसा था कि जब मैंने 2021 में पहली बार मेरा अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरा सी सेट 0.17 नंबर से नहीं हो पाया था, मैं रुक ओके। गया था। तो इसके बाद में फिर मेरी, अब मैं एक इस स्ट्रेटजी को एक फेलियर के नाते भी अच्छे से बता पाऊंगा। तो वही। मैं जो डिफिकल्टी जो मैंने पहली बार में फेस की थी, वो 2 तरह की डिफिकल्टी थी। पहला था कि चूंकि मेरा 12th में पीसीएम था, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि केवल मैथ और रीजनिंग करूंगा और मेरा सी सेट हो जाएगा। क्योंकि यही स्ट्रेटजी मैं अपने जो मॉक वगैरह लगाता था उनमें भी फॉलो करता था। तो मेरे अराउंड 90, 95, 100 मार्क्स आते थे। मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा। ओके, लेकिन ये एक्चुअल एग्जाम में मेरी स्ट्रेटजी फेल कर गई, मैं उल्टे मुंह गिरा। तो तो कह सकते हैं कि एग्जाम के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आता है। जी, ओवर कॉन्फिडेंस एकदम काम नहीं आता। और इससे दूसरी चीज मुझे सीखने को मिली सर, कि मतलब जो एग्जाम है उसके जितने भी सेक्शन है, आप किसी भी एक सेक्शन को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। ओके। जैसे सी सेट में होता क्या है कि 3 चीजें रहती हैं। एक आपकी आरसी रहेंगी जो रीजनिंग कंप्रहेंशन रहता है, दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग रहती है, और तीसरा मैथ्स वाला पोर्शन रहता है। तो आप किसी भी एक सेक्शन को एंटायरली छोड़ के चले जाएं, आप एकदम फेल होंगे, मतलब मेरा मानना है कि जरूर फेल होंगे आप। तो आप तीनों चीजों पर बैलेंस बनाइए। और एक दूसरा सर, एक दूसरी बात आती है कि सी साइड का पेपर जैसे आरसी लेंदी हो गई, या मैथ के क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट हो गए कि टाइम लग रहा है। तो दूसरा चैलेंज आता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। इस बारे में सर मेरा जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी थी वो ये रहती थी कि मैं टाइम डिवाइड कर लेता था। ओके। अब जैसे 2 घंटे मिल रहे हैं, तो जो आरसी वाला पोर्शन है उसके लिए 25 से 27 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं 40 से 45 मिनट अपने आरसी को दूंगा। अब वो 40 मिनट मेरी 35 भी हो सकती हैं, 45 भी हो सकती हैं, लेकिन 35 से कम नहीं दूंगा। और 45 मतलब कम हो जाएगा तो अच्छा ही है, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। पर 45 मिनट के बियॉन्ड मैं टाइम नहीं दूंगा। ओके। तो इस स्ट्रेटजी से मेरा ये होता था कि मैं जल्दी जल्दी वो सारे कर लेता था। मेरी जो फोकस है और स्पीड है वो दोनों मेंटेन रहती थी। एक्यूरेसी को कैसे भापते थे अपने? जी सर, एक्यूरेसी का आरसी में रहता है कि आप जो मतलब जो कुछ की वर्ड होते हैं ना, जैसे लॉजिकल इन्फेरेंस है, क्रक्स है, मैसेज है, इम्प्लाई क्या करना चाह रहा है, जंक्शन क्या है, तो ये जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत साउंड होनी चाहिए। आपको सारे टर्म्स के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके। और दूसरी आपकी रीडिंग जो एबिलिटी है, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिंक करना चाहूंगा कि जो मैं न्यूज़पेपर के लिए बोल रहा था, अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप दैनिक जागरण या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं वो आपको आरसी में हेल्प करेगी। ओके। आपकी जो हिंदी के वर्ड्स की जो पकड़ है, वो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से या जो आप बुक रीडिंग कर रहे हैं वो हेल्प करती है। ओके। वैसे ही इंग्लिश का कि अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो आपको आरसी में हेल्प करेगा। ओके। तो ऐसे एक्यूरेसी आएगी सर। ओके। तो साथ ही साथ अब बात कर लें थोड़ा मेंस की, तो मेंस की थोड़ा सब्जेक्टिव वाइज बताइए, क्या क्या आपकी अप्रोच रही जी सब्जेक्ट को लेकर? सर, मेंस के लिए जैसे जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में वो एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर है। इसके अलावा सोसाइटी है। तो हिस्ट्री के लिए मेरा था कि एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, और जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे वो मीडिएवल के लिए सतीश चंद्रा प्लस मेरे नोट्स, और जो मॉडर्न है उसके लिए स्पेक्ट्रम और मेरे नोट्स। इसके अलावा सर ये रहता था कि मैं जो टेस्ट सीरीज लगाता था
और मुझे अगर कुछ लग रहा है कि कुछ नया मिला है, कुछ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया जो कि मेरे नोट्स में या बुक में मैंने नहीं पढ़ा है, तो मेरा रहता था कि मैं उसको तुरंत अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था, ताकि मेरे नोट्स एक कंप्रहेंसिव नोट्स रहे। एक तो सर ये था। दूसरा, ज्योग्राफी के लिए क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, मैं अपने ऑप्शनल पर ही रिलाई ओके, किया था। जो आपने नोट्स बनाए थे उसके रिसोर्सेज क्या थे, कहाँ कहाँ से आपने उनको लिया था? जी सर, नोट्स के लिए एक तो जैसे मतलब स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो रहती ही हैं। अगर जैसे जो मैंने अभी बुक बताई है स्पेक्ट्रम वगैरह, स्टैंडर्ड बुक के अलावा हाँ, एंड एनसीईआरटी? उसके अलावा सर जो मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था वो रहती थी। प्लस जो यूट्यूब पे कभी किसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे डिफिकल्टी आई तो वीडियो देख ली, वहां से कुछ नोट्स बना लिए। कुछ मेरे जो दोस्त हैं उनके नोट्स मैंने देखे, जैसे मेरे मित्र हैं कोचिंग कर रहे हैं आनंद, तो इनके नोट्स अगर मैंने देखे, मुझे कुछ नया मिला तो उससे ऐड ऑन कर लिया। मेरे दोस्त शिवेंद्र और आकर्ष हैं जिनकी नोट्स की मुझे बहुत हेल्प मिली है, उनके नोट्स देखे, वहां पे कुछ नया मिला जो सर ने पढ़ाया हो उनकी कोचिंग में जो मेरे पास नहीं है उसको ऐड ऑन कर लिया। तो इस तरह से मैंने सारे अपने नोट्स को कंप्रहेंसिव करने की कोशिश की थी। ओके, अब यहाँ बात आती है थोड़ा एथिक्स को लेकर। तो एथिक्स देख रहे हैं काफी सारे क्वेश्चंस को बदलाव हो रहा है जी हर साल, तो एथिक्स को कैसे कंप्लीट किया, क्या क्या रिसोर्सेज जी रहते हैं? सर, एथिक्स के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी। एथिक्स के लिए मेरा एकमात्र जो सोर्स थे वो पीयूष सर थे। एक कोचिंग संस्थान है आईएएस हब करके, उनके टीचर हैं पीयूष सर। मैं बहुत बहुत मतलब उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, और उम्मीद है मेरे एथिक्स में नंबर भी अच्छे होंगे। तो एथिक्स का पेपर मेरा उनकी वजह से हुआ था। यहाँ सर मैं एथिक्स के बारे में एक दो चीजें कहना चाहूंगा थोड़ा टाइम लेके। वो चीजें हैं कि एक तो सर एथिक्स में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, कि इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप अपने दिमाग को इस तरह डायरेक्ट करने की जरूरत है कि आप अप्लाइड उसको कर पाए। जैसे डेली में जो चीजें चल रही हैं, न्यूज़पेपर में जो चीजें हैं, आप वहां से उठाकर जब उसको लिखें। रामायण महाभारत में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहां की जो मोरल स्टोरीज है वो आप अपने एस्से और अपने एथिक्स के क्वेश्चन में यूज कीजिए। इससे आपका आंसर एकदम बुकिश नहीं लगेगा, और लगेगा कि आप एक थिंकिंग ह्यूमन है, एक थिंकिंग बीइंग है। तो आपके आंसर को डिफरेंशिएट करेगा ओके, बाकी के आंसर से। लोग समझ नहीं पाते हैं वो कोटेशन को ऐड करना, कहाँ से कोटेशन करें, क्या मैगजीन फॉलो या फिर कुछ और रिसोर्सेस हो सकता है जी। कोटेशन को लेकर, अब उसको सर थोड़ा। जैसे ये मतलब इंटरेस्ट होता है कि जैसे कुछ लोगों को कोटेशन वगैरह बहुत इजीली याद हो जाती हैं, तो उनके लिए कि आप कहीं नोवेल पढ़ रहे हैं, कोई मूवी आप देख रहे हैं, या जो एडवांस लोग होते हैं वो खुद भी बना लेते हैं, अपनी कोट खुद से बना लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोट नहीं याद कर पाते हैं, जैसा कि मेरे केस में था, मुझे कोटेशन याद नहीं होती, अगर याद हो जाए तो उनका सोर्स एकदम याद नहीं रहता है कि मैंने कहाँ पढ़ी है। तो ऐसे केस में सर एक चीज होती है कि आप जो एनेक्डोट एक होते हैं, कि आपने कहीं कोई मोरल स्टोरी पढ़ी या कोई इंसिडेंट आपने देखा, उसमें आपने एथिक्स देखी, इथिकल एंगल से उसको देखा। जैसे एक केस हुआ था आफ्ताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर का, तो वहां पे ट्रस्ट की बात आती है कि दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट की, उनमें मतलब ट्रस्ट कम हुआ, लड़की ने ट्रस्ट किया लेकिन वो फिर भी उसके साथ दुर्घटना हुई। तो इस तरह से आप जो मतलब समाज में जो चीजें हो रही हैं उनमें आप इथिकल एंगल देखने की कोशिश करें, और फिर कोर्ट की बजाय आप उन इंसिडेंट को लिखें। तो ये आपके आंसर को ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। ये ओके, दिखाता है कि आपने अपने जो मतलब दिमाग था उसको अप्लाई किया है घटनाओं के लिए। तो आप कोटेशन की जगह ऐसी चीजें भी यूज कर सकते हैं। ओके, साथ ही बात करें ये एडवांस बुक के साथ साथ एनसीईआरटी से आप जी आपने अपना फाउंडेशन कैसे क्लियर किया था ये? जी। अब सर जैसे मेरे केस में था कि मेरी ग्रेजुएशन, मैंने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की एज सच कोई खास जरूरत लगी नहीं थी। तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। जो मेरा ग्रेजुएशन था, मैंने अपने ग्रेजुएशन के एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के सिलेबस को बहुत अच्छे से मतलब रीड किया था। मेरा ये था कि मैं गाइड बुक की बजाय मैं जो रेफरेंस जो रहते थे, जो बुक रहती थी, मैं उन बुक को रीड करता था। तो मेरा फाउंडेशन कहीं ना कहीं मैंने ग्रेजुएशन से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। ओके, तो सर जो आप आंसर राइटिंग की बात कर ले थोड़ी सी, आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए एक अच्छा आंसर लिखने के जी लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, आंसर राइटिंग के जैसे एक तो आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, दूसरी बात होती है कि टाइमिंग कब से स्टार्ट करना कब चाहिए। से वो, हाँ जी आप बताइए। जी। तो सर मेरा मानना ये है कि जैसे आप जब आप अपनी जीएस पूरी कर चुके हैं, जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कर लीजिए। लेकिन जब एक बार आप अपनी जीएस कंप्लीट कर लें, तीन चार बार रिवाइज कर लें, तो वो आइडियल टाइम होता है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस इतना वास्ट है तो प्रीलिम से पहले नहीं कर पाते हैं। तो वैसे केस में घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। आप प्रीलिम और मेंस के बीच में जो 3 महीने मिल रहे हैं उनमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और सर जो तरीका है वो ऐसे होता है कि जैसे आंसर राइटिंग का एक फ्रेमवर्क होता है, कि आपका एक इंट्रो होगा, एक बॉडी होगी, एक कंक्लूजन होगा। तो इंट्रो आपका टू दी पॉइंट होना चाहिए। राइट। आप स्टोरी को घुमाने के बजाय डायरेक्ट उसको पॉइंट को हिट करने की कोशिश करें। आप कोई उसके डेटा के साथ यूज करें कि वर्ल्ड बैंक का डेटा है, अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डेटा है उसको यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का डेटा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपके इंट्रोडक्शन में ऑथेंटिसिटी आती है। क्योंकि एग्जामिनर जैसे सुना जाता है, जैसे सब लोग बताते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक लाइन को देखें। तो वहां आप अपने अगर इंट्रो को थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे तो वो अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन पढ़ने
रखने के लिए। तो इंट्रो के लिए ये था सर। बॉडी के लिए बात आती है तो जो क्वेश्चन में जो 2-3 डायमेंशन पूछे हैं, मेरा मानना है कि वो 2-3 डायमेंशन में आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें और हर हर डायमेंशन को आप हिट करने की कोशिश करें। तो ऐसा ना हो कि आप एक डायमेंशन में 2 पॉइंट लिख रहे हैं, एक में 5 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। 4 या 5 पॉइंट हर डायमेंशन में लिखिए। और फिर कंक्लूजन की बात आती है तो कंक्लूजन करने के लिए जो आपने जो भी चैलेंज या जो भी मुद्दा हाईलाइट किया है उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक मतलब एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, जैसा कि सभी लोग और भी बताते हैं। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग ओके देख सर। सकते हैं। अभी जो 2024 का प्रीलिम्स आ रहा है, अब जी बहुत कम टाइम बचा है, उस टाइम में जो एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें? जी सर, अभी जैसे टाइम 2 महीने से आप बोल रहे हैं, 2 महीना बचा है, तो ऐसे में मेरा मानना है कि अब तक आपका जीएस का रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आने वाले 10 दिन में आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें। उसके बाद में सर आप पूरी तरह से आप पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज पर लग जाइए। एक से अधिक कोचिंग संस्थान की आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के साथ साथ 3-4 घंटे उसको एनालाइज करने में दीजिए। उसको कंटेंट जो आपका कम रह रहा है उसको एड ऑन कीजिए। आप गलत क्यों कर रहे हैं उस चीज को देखिए। और जो एक खास तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि कोई 2 सही है, कोई 3 सही है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो हो सकता है इनका वेटेज और भी बढ़ जाए। तो सर टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। ओके सर। लास्ट में आप अपनी मन की बात जो कहना चाहें एस्पिरेंट से। सर मेरे मन की बात यही, मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि यार अगर मतलब अगर आपने ठान लिया है कि कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक तो उसके बारे में जानना जरूरी है। फिर आप जो अपनी प्रोसेस जो है आपको पता होना चाहिए कि हमको कैसे अचीव करना है। और जो आपकी प्रोसेस है उसमें ईमानदारी रखिए। आप अपनी प्रोसेस में ऑनेस्ट रहेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे एम एस धोनी सर का भी कहना है कि आपकी प्रोसेस जो है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, अगर आपकी प्रोसेस ऑनेस्ट है तो फल आपको जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ऑनेस्ट रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, वो जरूर एक दिन पे आउट होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, एंड थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।